हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है लिसन टू माय इमेजिनेशन। आपने पिछले स्टोरी को पर देखा तो है, किसी ने कमेंट कुछ नहीं किया। खैर छोड़ो, अब आपके लिए मैं नई स्टोरी लेकर आई हूँ जो थोड़ी सी हटके होने वाली है। उस स्टोरी का नाम है आई एम ऑनर माई हस्बैंड ऑफिसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी के जर्नी को। और प्लीज़ स्टोरी सुनने के बाद लाइक किया करिए यार, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले कि जो मैं कर रही हूँ, जो मैं स्टोरी सुना रही हूँ, आपको अच्छा लग रहा है, बस दैट्स इट। और कोई नहीं, कुछ ऐसा नहीं है कि आपके लाइक से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप कमेंट भी कर सकते हैं, स्टोरी के अकॉर्डिंग स्टोरी भी सजेस्ट कर सकते हैं आप। अगर आपके कुछ दिमाग में है या फिर जहन में है या फिर आपने कुछ कहीं पढ़ी हो या फिर आप क्रिएट कर सकते हो, तो थोड़ा मुझे भी शेयर कर लो ताकि मुझे भी आइडिया आ जाए कि आप लोग कैसा सुनना पसंद करते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं स्टोरी की तरफ। हम देखते हैं एक बिल्डिंग का सीन, जो पूरा बिल्डिंग तो था पर अभी बन रहा था। वो उसमें दूर दूर तक कोई नहीं रहता, बहुत सुनसान एरिया की तरफ बिल्डिंग था। और उसी के नीचे एक पुलिस ऑफिसर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोल रहा है कि प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए, प्लीज़ छोड़ दो उसको। और वो जो लोग बिल्डिंग के ऊपर एक लड़की को पकड़ के नीचे की तरफ धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने बोला अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये लड़की जान से जाएगी। और वो पुलिस ऑफिसर जो था नीचे, वो कहता है प्लीज़ उसको छोड़ दो, उसको कुछ मत करना। और जैसे ही वो थोड़ा सा आगे एक कदम बढ़ाता है, वैसे ही उन लोगों ने बोला तू नहीं मानेगा, और वो डायरेक्ट उस लड़की को नीचे फेंक देते हैं। और वो लड़की उस पुलिस ऑफिसर के सामने आके गिरती है और तुरंत अपना दम तोड़ देती है, वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। और पुलिस ऑफिसर उसको उठाता है, उठा के अपने जीप जो उसका कार होता है उसमें लेके हॉस्पिटल की तरफ भागता है, क्योंकि उसको उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। और हॉस्पिटल पहुंचते ही जैसे उसने डॉक्टर को बोला इसको चेक करो, तो डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया कि सी इज़ नो मोर। और ये सुन के पुलिस ऑफिसर हताश होके साइड वाले सीट पे जो सीट होते हैं बैठने के लिए, वहाँ पे बैठ के उसके आंखों से बैठ जाता है और उसकी आंखों से एक आंसू गिर जाते हैं। सोच रहा है अपने मन में कि मैं उसको बचा नहीं पाया। हम 15 मिनट के बाद देखते हैं वो ऑफिसर वहीं पे बैठा हुआ था। 15 मिनट के बाद जियांग चेन, जो उसका हेल्पिंग हैंड या फिर राइट हैंड कह सकते हैं, वो है, क्योंकि जियांग चेन पे वो ऑफिसर बहुत ट्रस्ट करता है। चीज़ें उसको हर छोटी से छोटी डिटेल्स ऑफिसर की पता होती है, हर बात बताता है। वो वहाँ पे पहुँचता है, बोलता है क्या हुआ वांग जी। अब हमको उस ऑफिसर का नाम पता चलता है कि उस ऑफिसर का नाम वांग जी है। जियांग चेन वांग जी से पूछता है वांग जी क्या हुआ। वांग जी बोलता है कि चेंग मैं उसको बचा नहीं पाया, मेरी गलती की वजह से उसकी जान चली गई। चेंग बोलता है वांग जी तुम्हारी कोई गलती नहीं है उसमें, तुम अपने आप को क्यों दोषी ठहरा रहे हो। कहते हैं मेरी गलती नहीं है तो किसकी गलती है चेंग, अगर थोड़ा मैं 10 मिनट पहले पहुंचता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। और ये इतना कह के वांग जी उस हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा है और चेंग ने डॉक्टर्स को उसकी छानबीन करने के लिए बोला, फोरेंसिक रिपोर्ट जो भी है और क्या हुआ उसके साथ। तो डॉक्टर्स को ये बोल करके चेंग भी निकल जाता है उस हॉस्पिटल से वांग जी के पीछे पीछे। अब देखते हैं 2 दिन के बाद वांग जी इतना डिस्टर्ब था उस केस को लेकर के, और उसको कुछ सबूत पता चले, सुराग पता चले उसको कि ये जियांग के घर में, जो जियांग है उनके घर में ही कोई न कोई है
जो ये सब कर रहा है। अब देखते हैं जियांग का जो जियांग चेंग है, उसको वांगजी को बताना भी नहीं था कि ऐसा मुझे शक है। वांगजी के खबरें के हिसाब से ये था कि उस घर में ही कोई है जो ये सब कर रहा है, जो माफिया से जुड़ा हुआ है, माफिया से जुड़ा हुआ है। तो अब वांगजी का मेन मोटिव ये था कि उसको जियांग्स के घर में जाना था। और जियांग्स के घर की सिचुएशन में बता दूँ, जियांग नहीं है, जियांग्स है, क्योंकि उनकी फैमिली बहुत बड़ी है, बहुत 3 से 4 फैमिली है उसमें, जिसमें जियांग्स एक फैमिली, ऊपर से 2-3 और फैमिलीज के बच्चे भी हैं उसमें साथ में, कुल मिला के 6-7 बच्चे हो जाते हैं। अब देखते हैं जियांग के जो दादा थे, जो ग्रैंडफादर्स थे जियांग्स के फैमिली के, उन लोगों ने, जो वो लोग जॉइंट में रहा करते थे, उन लोगों ने अपने घर तो एक जैसा ही बनवाया था उन लोगों ने, पर जियांग के जो दादा थे उन लोगों ने बहुत बड़ा घर बनवाया था, जिसकी फैमिली जो अपने फैमिली के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा घर बनवाया था, किसी को डिस्टर्ब ना हो, सब अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश रहे। अगर लाइफ में किसी को अलग रहना है तो वो अपना पार्टीशन डाल के रह सकता है। उस हिसाब से बहुत बड़ा घर बनवाया था, खुला डुला बहुत बड़ा था। कह सकते हैं कि उस कॉलोनी में एक कॉलोनी उन्हीं का था, जिस हिसाब से वो घर था, बहुत बड़ा घर था। अब आते हैं जियांग्स के फैमिली मेंबर पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जियांग ग्रुप के जो हेड है मैडम यू बिजनेस वूमन हैं, जो कंपनी अपनी संभालती हैं, जो जियांग की कंपनी है वही संभालती हैं। और उनके 3 बच्चे हैं, यानली, जियांगचेन और वीवूशियान। और उस फैमिली में और भी बच्चे हैं जो लगभग इन्हीं लोगों के उम्र के हैं, साओसिचेन, मेंग्याओ और रॉकी। अब देखते हैं जो जियांग फैमिली में एक ही एल्डर है, जो मेंग्याओ के ग्रैंडफादर है, और मेंग्याओ की माँ और मेंग्याओ खुद, ये 3 लोग मो फैमिली से है, जो कि जियांग रहते हैं कह सकते हैं। और जो साओसिचेन है, उसकी फैमिली नहीं है, कुछ हादसे हुए थे जिसमें उसकी फैमिली नहीं रही, और उसको बीइंग के जो ग्रैंडफादर थे, जो ग्रैंडपा थे, उन्होंने उसको गोद ले लिया। और जो वैनिंग और नी हुसैन, वो उन लोगों की फैमिली से भी कोई भी नहीं है। तो इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि कितनी बड़ी फैमिली है और कैसे इन लोगों का सिचुएशन है। इसके वजह से इन लोगों का बहुत बड़ा घर है, क्योंकि नी फैमिली, वैन फैमिली और मो फैमिली, जियांग फैमिली, ये तीनों चारों फैमिली के बच्चे, और इस फैमिली में बस एक एल्डर और 2 औरतें, जो कि जियांग की मदर है और मेंग्याओ की मदर है। बाकी कोई भी नहीं इस फैमिली में बचा। जो भी बचे हैं सब छोटे बच्चे हैं। अब देखते हैं 2 दिन के बाद का सीन। लान वांगजी जियांग के साथ, जियांग भी पुलिस ऑफिसर है, तो जियांग के साथ उस घर में आता है, जियांग्स फैमिली में आता है। एंट्री करते ही उसकी नज़र इधर उधर जाती है, ऐसा लगता है कि वो पहले भी कभी आया हुआ है, पर उसको कुछ दिखाई नहीं देता। आता है और इस टाइम पे आया था, जिस टाइम पे सब बच्चे स्कूल कॉलेज जो भी कर रहे थे वहाँ से आ जाए, यानी कि शाम के टाइम। तो सब बच्चे थे, नी हुसैन, वैनिंग, साओसिचेन, यानली, सब थी। सबसे बातें करता है, नॉर्मल
ऐसा प्रिटेंड नहीं करता कि वो किसी केस के वजह से आया है। बस बोलते हैं कि जब मैडम यूँ पूछती है कि बेटा बहुत दिनों के बाद तुम आए, तो कहता है हाँ, अब वो थोड़ा मैं बिजी था आंटी, कॉलेज और अपनी लाइफ में बिजी हो गया था, और ये ट्रेनिंग वगैरह में तो टाइम कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चला। और आज जियांग ने बोला कि चलो, इधर से गुजर रहे थे तो बोलते हैं कि चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, तो मैंने कहा ठीक है चलो। और बाकी सब ठीक है आंटी? बड़ा अच्छे से वो आंटी को पूछता है, तो आंटी कहती है हाँ सब अच्छा है बेटा, आया तो करो घर पे। तो कहते हैं हाँ आंटी ज़रूर आऊँगा, अब तो लगता है कि आना ही पड़ेगा। और उसकी आंखें किसी न किसी को ढूंढ रही थी। वह हालांकि केस के सिलसिले में आया था, पर उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी। वांगजी वहाँ पे केस के सिलसिले में तो आया था, पर उसका ध्यान कहीं और भी था। उसकी आंखें चारों तरफ घूम रही थी। और जैसे ही कॉफ़ी ख़त्म होता है तो आंटी को थैंक यू बोलता है, यानी मैडम यू को थैंक यू बोलता है, और कहते हैं आंटी अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारे काम है और घर पे भी जाना है। मैडम यू कहती है ठीक है बेटा, आते रहना। और जियांग बोलता है कि चलो मैं तुमको छोड़ देता हूँ। कहते कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्मेलिटी की, मैं चला जाऊँगा। और वांगजी जैसे ही बाहर आता है, अपनी कार को स्टार्ट करके थोड़ी दूर लेके जाता है, वैसे ही सड़क पे थोड़ा गड्ढा था, उसमें पानी था, गड्ढे में पानी था थोड़ा सा। जैसे हल्की सी बारिश होती है तो भर जाता है, सड़क में थोड़ा पानी रह जाता है, तो वैसे ही पानी था। और जैसे ही वांगजी की कार का टायर उस पानी में गया, वैसे ही पानी उछला, किसी पे जा पड़ा। और वहाँ से आवाज़ आती है, अबे अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता तुझे? नहीं चलानी आती, क्यों चलाता है तू, क्यों चला रहा है गाड़ी? और जब वांगजी ने ये बात सुनी तो अपने रियर मिरर से देखता है कौन है ये। हल्का सा उसका साइड वाला फेस दिखाई देता है, और वो पर्सन जिस पे पानी गया था, वो कहता है आजकल के अंधे लोग भी गाड़ी चलाते हैं और मेरी सारी ड्रेस ख़राब कर दी गधे ने। और ये कहते हुए वो मुड़ जाता है और चला जाता है। और वांगजी ने ये सब बातें सुनी, ऐसे कैसे कौन बोल सकता है? कहता है नेवर माइंड। वो अपने घर चला जाता है। और देखते हैं वांगजी केस के हर डिटेल को समझ रहा है कि कैसे कैसे हो सकता है। जब क्लू मिला है जियांग फैमिली का, तो कोई ना कोई तो हो सकता है, किस पे शक किया जा सकता है, क्योंकि सब बच्चे हैं। अभी जियांग फैमिली में सब बच्चे हैं, कोई बड़ा नहीं है कि उस पर शक किया जा सके। और जो बड़ा है वो एक ही बड़ा है, वो भी एल्डर में एक ही बड़ा है। 2 औरतें हैं, 2 औरतों पे शक तो नहीं किया जा सकता। मैडम यू पे तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि मैडम यू वांगजी मैडम यू को बचपन से ही जानता है, बिजनेस वूमन रही हैं। और लान फैमिली जो वांगजी का फैमिली बिजनेस है, वो वहाँ पे ही कोलैब, कभी उन लोगों का प्रोजेक्ट एक दूसरे से कोलैब होके ही चलता है। बहुत अच्छी तरह से वांगजी उनको जानता है, वो इस चीज़ में नहीं हो सकती। बचा जियांग चंग, वो खुद ही उसके पास ही है। यानली बहुत इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा, वो हो ही नहीं सकती। क्योंकि वांगजी जब भी यानली को देखता है, उसको अपनी मदर जैसी वाइब आती है, तो वो हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती। और दूसरा वेनिंग और नी हुसैन बहुत छोटे हैं, और वो भी बहुत इनोसेंट है। मस्ती मजाक जो भी कर ले, उन लोगों के बस की बात नहीं है इतनी हैवी चीज़ें संभालना। और मिंग्याओ थोड़ा सा वांगजी को कन्फ्यूज़न लग रहा है, पर लिटिल बिट बहुत कन्फ्यूज़न है, बाकी कुछ नहीं है। उसको ऐसा है कि मे बी हो सकता है। और मिंग्याओ की माँ थोड़ी सी उसके शक में जा रही है, शक के दायरे में जा रही है। बाकी रोकी को तो बहुत पहले देखा था लांजन ने, रॉकी भी मिसिंग था,
उस घर से और एक पर्सन और मिसिंग था। तो उसके अकॉर्डिंग जियांग चेन से लांजन पूछता है, 2-3 दिन के बाद की बात है। जियांग चेन से पूछता है कि जियांग चेन, तुम्हारे घर में टोटल कितने मेंबर हैं? तो कहता, मेरे घर में देखो 3 हम लोग भाई बहन और एक मेरी मम्मा, तो हो गई 4, और 3 मेंग्याओ के, जैसे उसके ग्रैंडफादर एंड मम्मी और मेंग्याओ 3 हो गए, 7 हो गए ऐसे। नी हुसैन और वैनिंग 9, और रोकी 10 लोग हैं। तो कहते अच्छा, पर मुझे तो 7-8 लोग ही दिखाई दिए और बाकी लोग कहाँ थे? तो कहते अरे हाँ, रॉकी और विंग, वो उन लोगों का मस्ती कभी ख़त्म ही नहीं होता है, वो शांति से आते रहते हैं झूल झाल के कॉलेज से। कहते अच्छा। तो कहते अरे हाँ, विंग को तुमने नहीं देखा ना, विंग को तुमने बहुत बचपन में शायद देखा होगा, चाहे नहीं भी देखा, मुझे कुछ याद नहीं है। कहते हाँ, पर कहते अरे वो बहुत नटखट है, बहुत ज़्यादा शरारती, तो इतना है कि पूरा घर को सर पे उठा के रखता है, और रॉकी भी उसी में का है, दोनों एक जैसे। वो लोग ही नहीं थे, बाकी सब लोग थे। तो कहते अगर तुमको मिलना है क्या? तो कहते नहीं, बस ऐसे कैजुअली मैं तो पूछ रहा था। और वांग जी बस ऐसे ही, और उसका डिटेल पता करता है कि कौन से कॉलेज में वो लोग पढ़ते हैं। तो जियांग चेन बता देता है क्या? वांग जी बोलता है ठीक है। अब देखते हैं अगले दिन जियांग चेन जब आता है पुलिस स्टेशन में, यानी अपने ऑफिस में, तो बहुत टेंशन में लग रहा था। वांग जी आता है, वांग जी हेलो बोलता है, जियांग हेलो बोलता है वांग जी को। जियांग जब किसी केस के सिलसिले में जियांग को अपने कैबिन में बुलाता है, तो जियांग बोलता है हाँ बोलो, और कुछ डिस्कशन कर रहा है केस के बारे में। तो जियांग का ध्यान नहीं था। जियांग कहता हाँ क्या बोला वांग जी? तो कहते ऑफिस में जियांग उसको सर ही बोलता था, क्योंकि वो थोड़ा ऊंचे पोस्ट पे था उससे। कहता हाँ क्या बोला सर आपने? तो जियांग ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तो कहते कुछ नहीं। तो कहते ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा कॉफ़ी पीने चलते हैं बाहर, ठीक है? मेरा भी मन नहीं लग रहा, तो कॉफ़ी पी के आते हैं, और लंच का भी टाइम हो गया। तो जियांग बोलते हैं ठीक है। देखते हैं कॉफ़ी शॉप में वो लोग कॉफ़ी पी रहे हैं। वांग जी बोलते हैं हाँ जियांग चेन, अब बताओ क्या हुआ है, क्यों डिस्टर्ब हो इतना? कहता है कुछ नहीं यार घर में रोज़ चिल्लम चिल्ली होती है ना, तो दिमाग और ख़राब हो जाता है। एक तो इतने सारे केस में इंसान डिस्टर्ब होता है, ऊपर से इन लोगों का ख़त्म ही नहीं होता नौटंकी। कहते क्या हुआ क्या है? कहते यार पता है, मेंग्याओ के ग्रैंडफादर ने विंग और मेंग्याओ के रिश्ते के लिए, मुझे पता नहीं, मैं बहुत छोटा था और माँ को भी कुछ पता नहीं है, शायद, मुझे पता नहीं। उन्होंने कहा कि ये ऐसा है कि मेंग्याओ से विंग शादी करेगा। उनकी सगाई बचपन में ही हो गई थी, तो उन लोगों को शादी करनी होगी, ऐसा है। तो अब विंग है, तो विंग शादी करना नहीं चाहता मेंग्याओ से। तो कहता क्यों? तो कहता पता नहीं, वो शादी करने के लिए राजी है ही नहीं। जब भी कुछ बोलते हैं तो वो किसी भी का भी उल्टा जवाब देता है। हालांकि मेंग्याओ के ग्रैंडफादर को मुंह पे ही उसने बोल दिया कि मुझे नहीं करना है, आपको जो करना है कर लो, और ये है प्रॉपर्टी के वजह से प्रॉब्लम है। तो वांग जी थोड़ा इंटरेस्ट, अभी उसको तो केस के सिलसिले में खुद ही सॉल्व करना है उसको केस। तो कहता क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आया, डिटेल में बताओ। तो कहता देखो, मेंग्याओ के ग्रैंडफादर और मेरे ग्रैंडफादर, उन लोगों में कुछ तो प्रॉपर्टी के हिसाब से कुछ उन लोगों का है, और इसके वजह से मेंग्याओ और विंग का बचपन में ही सगाई कर दी हुई थी। ऐसा है कि अगर विंग ने उससे शादी नहीं की, मेंग्याओ से शादी नहीं की, तो वो जितनी भी जियांग फैमिली की अथॉरिटी है, उसमें से
70% विंग के हस्बैंड का होगा। 70% विंग के हस्बैंड का होगा और हस्बैंड हिज मिंग्याओ तो 70%। और ये चीज़ें सगाई बचपन से ही हो चुकी है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके वजह से घर में जो विंग ने हंगामा किया है ना, पूछो मत। मेरे को ना हंसना हो रहा है ना रोना हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कहता वही तो, विंग ने साफ मना कर दिया है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। उसके ग्रैंडफादर ने भी बोला, विंग तुम्हारे फादर ने अपने माँ से पूछो, तुम्हारी सगाई बचपन से ही हो गई थी, मैं झूठ नहीं। तो कहता है मुझे पता नहीं, मुझे नहीं करना है। और वो तो साफ बोल के निकल जाता है। माँ बहुत टेंशन में है, ऊपर से मुझे भी टेंशन आ रहा है, कैसे चलेगा ये। और मुझे ये बिजनेस और प्रॉपर्टी में तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके वजह से मैंने ये फील्ड ज्वाइन किया, इसके वजह से ही मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। ये सब मेरे ग्रैंडफादर या फिर फादर के हिसाब से जो भी प्रॉपर्टीज़ और इन लोगों की चीज़ें थी ना, उसके हिसाब से बहुत, एक तो विंग के हिसाब से मैं सोचता हूँ तो वो अपनी जगह पे सही है। वो मिंग्याओं को लाइक नहीं करता है तो नहीं करना है उसको शादी। पर ज़बरदस्ती वांगजी बोलता है अगर उसने शादी नहीं की तो, विंग ने अगर मिंग्याओं से शादी नहीं की तो कहता, जियांग बोलता है कि अगर विंग ने 22 साल की उम्र तक मिंग्याओं से शादी नहीं की, विंग ने अगर 22 साल की उम्र तक मिंग्याओं से शादी नहीं की, तो पूरी जो प्रॉपर्टी है उसमें से 1% हम तीनों भाई बहनों को कुछ नहीं मिलेगा और सारा मिंग्याओं पे ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर विंग ने किसी और से 22 साल के पहले शादी कर ली तो सब सिचुएशन वहीं पे रहेगा, किसी को कुछ ऐसा नहीं होगा, मिंग्याओं पे कुछ नहीं जाएगा। और हमारी फैमिली सब अलग अलग है, बस हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ताकि जो हम लोगों के एल्डर्स लोग सब जॉइंट में रहा करते थे, वैसे ही हम लोग रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर जो जियांग का प्रॉपर्टी के हिसाब से बना हुआ है बिल, उसके हिसाब से थोड़ा सा उलझन है। अभी वो कैसे बनाया है, असली बिल कहाँ है उसका, जो मेरे ग्रैंडफादर ने बनवाया था वो कहाँ है, हमको नहीं पता। तो वांगजी पूछता है तुमने उस बिल को देखा है, जो प्रॉपर्टीज़ के कागजात है उसको तुमने देखा है, पढ़ा है? तो कहते नहीं, मैंने नहीं देखा है, और ना माँ ने देखा है, माँ ने भी नहीं देखा। वो कहते हैं कि किसी वकील के पास है। वकील कौन है मुझे नहीं पता। कहते हैं, वांगजी बोलते हैं, जियांचन तुम पुलिस ऑफिसर हो, तुमको अपने घर की चीज़ें नहीं पता है, तुम बाहर की चीज़ें कैसे सॉल्व करोगे? कहते हैं वांगजी बहुत डिस्टर्बिंग है, मेरा सर दुख जाता है इन लोगों में। समझो, मेरे जगह पे तुम रह के सोचो कैसा सिचुएशन मेरा होता है, मुझे खुद नहीं पता। और विंग के नखरे, उसके नखरे तो पूछो। तो विंग, तुमने क्या बोला जियांगचन, कि विंग को 22 साल के पहले किसी और से शादी कर ले तो उसकी सारी प्रॉपर्टी मतलब कि उसके पास ही रह सकती है, कोई भी परसेंट, 1% मिंग्याओं के पास नहीं जाएगा। तो हाँ, पर वो किसी से शादी तो करे, उसका तो कोई आज तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी नहीं है, शादी की तो दूर की बात है। और वो आज 21 साल का है, गधा है एक नंबर का, बस चिल्लाना आता है उसको। वांगजी बोलता है ठीक है, क्या मैं विंग से मिल सकता हूँ? कहता हाँ ज़रूर मिल सकते हो, ऑफ कोर्स। और जियांगचन और वांगजी इस बातों को ख़त्म करते हुए कॉफ़ी शॉप से बाहर निकलते हैं और अपने अपने काम पे लग जाते हैं। और जैसे ही वांगजी अपने ऑफिस में एंटर होता है, वो जियांगचन के बातों को सोच रहा है और उस लड़के को देख रहा है जो करीबन 10 साल का रहा होगा, छोटा सा क्यूट सा 10 साल का, बहुत प्यारा। वांगजी ने जब उसको फर्स्ट टाइम देखा तो पता नहीं,
भांजी भी बहुत छोटा था, तो उसके हिसाब से उसको पता नहीं, पर वो अभी तक उसके दिलो दिमाग से नहीं गया है वो लड़का। और कहीं ना कहीं वो आज भी उस लड़के को बहुत याद करता है। शायद प्यार करता है, पता नहीं, पर हाँ, आज भी उस लड़के को बहुत याद करता है। अब 2 दिन के बाद केस के सिलसिले में फिर से भांगची और जियांग चैन घर की तरफ आ रहे थे, और इधर घर के अंदर बुद्धिस्ट जो और मिंग्याओ की मॉम, बुद्धिस्ट मिंग्याओ की मॉम और मैडम यू, वो लोग बैठे सगाई की डेट निकलवा रहे थे। तभी विंग कॉलेज से आता है, कहता क्या हो रहा है? तो मैडम यू ने बोला कि बेटा तुम्हारी सगाई का डेट निकल रहा है। तो कहते हैं मॉम, पर मुझे अभी सगाई नहीं करनी है, ना शादी करनी है। तो कहते बेटा समझो। तो कहते नहीं मॉम, मुझे नहीं करनी है, आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है? और मिंग्याओ के ग्रैंडफादर जो थे काफ़ी बुढ़े थे, तो वो कहते हैं विंग, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी सगाई पहले से ही हो चुकी है, बस हम लोग फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं, पर तुम्हारी सगाई बचपन में ही हो चुकी थी। विंग बोलता मैं नहीं मानता उस सगाई को, और मुझे नहीं करना है ये शादी। और वो गुस्से में तमतमाता हुआ चला जाता है अपने रूम की तरफ। और इधर गेट पे देखते हैं भांगची और जियांग चैन देख के सुनते हैं, देखते हैं, सब दरवाजे पे ही खड़े हुए हैं दोनों। और भांगजी तो शौक है इस बात के लिए कि जो छोटा सा 10 साल का बच्चा था जिसको भांगजी बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था, वो बच्चा इतना तूफान मेल हो गया है। वो तो तूफान में भांगजी ने जब उसको अभी फर्स्ट टाइम देखा ना, उसको देखता ही रह गया। पर वो जिस हिसाब से चिल्ला रहा था, और वो अपने कमरे में चले जाते हैं। मैडम यू बोलती हैं कि माफ़ करिएगा, मैं विंग को समझाती हूँ, आप लोग एक काम करिए, डेट फिक्स करके मुझे बता दीजिएगा। और मैडम यू ये कहकर विंग के रूम में जाती हैं। विंग को बोलती हैं ये क्या था विंग? विंग बोलता है मॉम, आपको पता है ना कि मुझे मिंग्याओ बिल्कुल नहीं पसंद है, और मुझे शादी नहीं करनी है उससे, तो क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो? मैडम यू बोलती हैं कि बेटा तुम अगर शादी तुमने नहीं किया, मैं भी नहीं चाहती कि तुम उससे शादी करो, पर अगर तुमने उससे शादी नहीं किया तो पूरा घर तबाह हो जाएगा। तुम जानते हो तुम्हारी वसीयत ऐसी बनाई हुई है कि तुम्हारी तो प्रॉपर्टी जाएगी ही जाएगी, तुम्हारे हिस्से की जो भी शेयर्स प्रॉपर्टीज़ हैं तुम्हारी तो जाएगी, बाकी तुम्हारे भाई बहनों का तुम चाहते हो, चलो थोड़ा ठीक है, हम तुम्हारे भाई बहन वो सरवाइव कर सकते हैं, क्या तुम चाहते हो कि नी हुसैन, वैनिंग, ये लोग भी सरवाइव करें तुम्हारे साथ साथ? इन लोगों की क्या गलती है? पता है बिजनेस में तुम्हारे ग्रैंडफादर और उनके बाद तुम्हारे डैड, ये दोनों लोग एक दूसरे के पार्टनर्स रहा करते, और बहुत अच्छे कंडीशन पे। जब मिंग्याओ के ग्रैंडफादर ने हम लोगों से पार्टनरशिप की तो चीज़ें थोड़ी वियर्ड होने लगी, फिर वो लोग कुछ समझ में नहीं आया, फिर उनके फादर ने हम लोगों से पार्टनरशिप की, फिर कुछ तो था जो मुझे भी समझ में नहीं आया। अब सिचुएशन ये है, प्लीज़ समझो बात को। विंग ही नहीं समझ रहा था, गेट पे 2 लोग और भी इन सब बातों को सुन और समझ रहे थे। वो तो वांगजी और जियांग चैन। वांगजी तो वहीं पे रह जाता है। जियांग चैन आगे बढ़ के बोलता है क्या हुआ मॉम? मैडम यू बोलती है क्या होना क्या है, रोज का ही है। विंग को मैं समझा रही हूँ, लगता है मेरे समझाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि विंग तो बड़ा ही नहीं होना चाहता, वो बस अपना देख रहा है, और किसी को उसकी पड़ी ही नहीं है, उसको पड़ी ही नहीं है किसी की। मैं कितना दिन से समझा रही हूँ विंग थोड़ा शांति। मैं नहीं चाहती विंग कि मेरी वजह से किसी दूसरे को हार्म हो, क्योंकि इसमें नी हुसैन वैनिंग की कोई गलती नहीं है जो हमारी वजह से पीछे जाएंगे। विंग बोलता है ठीक है मम, आपको लगता है कि मैं
समझ नहीं पा रहा हूँ? आपको लगता है ना कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या नहीं समझ में आ रहा है मुझे? तो ठीक है, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? आप मुझे मार देना चाहती हैं ना? ठीक है, मैं मरने के लिए खुशी खुशी तैयार हूँ। बताइए क्या करना है? उसे शादी करनी है? कहते भीम अभी फ़िलहाल तो सगाई करनी है और शांति से। कहते ठीक है मॉम। और भीम ऐसा कह के कहता ठीक है मॉम, मेरा सर मेरा बहुत दर्द है, मैं बाद में बात करता हूँ। और जब मैडम यूँ ऐसा सुनती हैं तो उसके रूम से बाहर आ जाती हैं और साथ में जियांग चैंग भी आ जाता है। और जब बाहर आती हैं तो गेट पे वांग जी को देखती है तो कहती है वांग जी बेटा तुम? हाँ आंटी, वो मैं और जियांग चैंग आ ही रहे थे इधर, तो जियांग चैंग ने बोला कि चलो घर पे कॉफ़ी पी लेते हैं। कहते हैं हाँ बेटा आओ ना। सॉरी, हाँ वो थोड़ा घर का मैटर है तो इसके वजह से। कोई बात नहीं आंटी, पर प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा लग रही है। तो कहते बेटा प्रॉब्लम नहीं है, सब वसीयत है, छोड़ो। हाँ मैं कॉफ़ी बनवा के लेकर आती हूँ, ठीक है? कहते आंटी आपको पता है ना, अगर मैं इस चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ तो आपको पता है कि मैं। कहते हाँ बेटा मुझे पता है कि तुम ऑफिसर हो, हेल्प कर सकते हो मेरी, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी मेरी हेल्प कर सकता है। तो वांग जी बोलते हैं वो कैसे? कहते हैं बेटा वसीयत इतनी बदतर तरीके से बनी हुई है, इतनी वियर्ड वसीयत बनी हुई है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसने बनवाया है। कहते क्या मतलब? कहते वसीयत में मुझे नहीं लगता कि विंग के डैड या फिर विंग के ग्रैंडपा ने बनवाई होगी। मुझे पता नहीं क्यों डाउट हो रहा है। मेरा दिल कह रहा है कि ये वसीयत इन दोनों लोगों और ना ही नी हुसैन, क्योंकि नी हुसैन वेनिंग का इसमें कोई रोल ही नहीं है। मेरे घर के मैटर में उन लोगों का कोई रोल नहीं है और मैं कुछ चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। और मेरी कंपनी का वांग जी आपको पता ही है कि बस चल रही है, ऐसा नहीं है कि टॉप 10 में है या फिर ऐसा है, बस चल रही है खींच खाच के, बस बच्चों की परवरिश हो जा रही है, चल रही है। अगर ये भी चला गया ना तो हम सड़क पे आ जाएंगे और मैं यही नहीं चाहती। तो वांग जी बोलते हैं ठीक है आंटी मैं कुछ हेल्प करूं? कहते हैं आप मुझे वसीयत दिखा सकती हैं? तो कहते हैं वसीयत मेरे वकील के पास है। कहते ठीक है आपके वकील? मैडम ये बोलती हैं वकील का नाम। तो कहते ठीक है। और मैडम ये मेड को बोलती हैं कि कॉफ़ी, और वो कॉफ़ी लेकर आती है। डेट फिक्स हो गया था सगाई का, तो मिंग्याओ की मॉम आके बोलती है कि 2 दिन के बाद सगाई का डेट फिक्स हुआ है। तो मैडम ये बोलती हैं ठीक है आप लोग देख लीजिएगा अपनी तरफ से, मैं अपनी तरफ से देख लूँगी, ठीक है। वो इतना बोल के अपने घर के रो में चली जाती हैं, जो उनका घर का था एरिया, वो अपने एरिया में चली जाती हैं। अब देखते हैं लांछन हंग वांग जून को, जो अपने रूम में बैठ के बहुत सारे फोटोग्राफ्स थे उसके पास, सॉफ्ट बोर्ड पे वो सब फोटोज़ को पिन करके रखा है और एक धागे की मदद से उन सब फोटोज, एक रेड कलर का धागा है, एक ब्लैक कलर का धागा है, सबको मिसमैच करके एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ट्रायंगल बनाया, कुछ बनाया। ऐसा उसको सॉफ्ट बोर्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वांग जी कोई पजल सॉल्व वही तो कर रहा है। वो जब से जियांग चेंग के घर से आया है तब से वही तो कर रहा है, ऑफिस ख़त्म होने के बाद से। और अब देखते हैं सुबह का सीन। सुबह जियांग चेंग और वांग जी अपने अपने ड्यूटी पे थे और एक खबर आती है कि विंग की जो फ्रेंड थी मेम्या, उसका किडनैप हो गया है। जियांग चेंग शॉक, हाँ पर क्यों किडनैप? वो तो अभी स्टूडेंट थी, उसका किडनैप कैसे हो सकता है, वगैरह वगैरह। अब जियांग चेंग वहाँ पे गया, सबसे पूछताछ हुई, कॉलेज में गया, विंग से भी पूछताछ हुई।
कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं पता चला। देखते हैं 3 बजे का टाइम, दोपहर को 3 बज रहा था। जियांग चेंग को वांग जी बोलता है क्या हुआ है? तो कहते कुछ नहीं यार, विंग की फ्रेंड है म्याओ, उसको किसी ने किडनैप कर लिया। कहते क्या? कहते हाँ, तुम बाहर गए थे इसके वजह से मैंने कुछ बोला नहीं। दिमाग ख़राब हो गया, सबसे पूछताछ की, किसी ने कुछ सॉलिड सल्यूशन नहीं बताया कि ऐसे कि इसके वजह से। कहते हैं वो किसकी फ्रेंड थी? बोलता है वांग जी कि वो किसकी फ्रेंड थी, सबसे ज़्यादा नज़दीक किसकी थी? तो कहते विंग और रॉकी सब साथ में ही बैठ के, जो भी हैं नी हुसैन मैनिंग, सब साथ में ही बैठ के वो लोग आपस में बातें किया करते थे। उन्हीं लोगों की फ्रेंड थी चारों पाँचों। कहते ठीक है, तो एक काम करो, क्या तुम उन लोगों को सबको बुला सकते हो? कहते हाँ, क्यों नहीं बुला सकते? कहते कितने टाइम में आ जाएंगे? कहते कॉलेज ज़्यादा दूर नहीं है, आधा घंटे में आ जाएंगे। तो कहते ठीक है बुलाओ। और सबको, क्योंकि सनसनी मची हुई थी, मैं गायब थी, तो विंग बुलाया जाता है सभी को, सबको बुलाया जाता है। रॉकी, नी हुसैन, वैनिंग, वेंचिंग को भी बुलाया जाता है। वेंचिंग भी एक दोस्त थी, उसको भी बुलाया जाता है। रॉकी भी था, विंग भी था। मिंग्याओ, क्योंकि मिंग्याओ इस कॉलेजिंग नहीं करता था, वो बिजनेस में हेल्प करता था, वो अपने बिजनेस को चलाता था, तो उसके हिसाब से वो ऑफिस में था, तो उसका तो कोई रोल ही नहीं बनता। अब देखते हैं वांग जी के तरफ का हाल। वांग जी अपने ऑफिस में बारी बारी सबको बुलाता है। पहले वेंचिंग को बुलाया तो वेंचिंग ने कहा हम लोग फ्रेंड्स हैं, नोट्स वगैरह एक्सचेंज करते हैं, कभी पार्टी होती है, पार्टी हम साथ में ही जाते हैं, कभी अकेले नहीं जाते कहीं भी। पर तो वांग जी पूछता है कोई उसके दुश्मन या फिर उसका बॉयफ्रेंड या फिर कोई गर्लफ्रेंड? तो कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसके बॉयफ्रेंड नहीं थे। अगर उसका बॉयफ्रेंड होता तो मुझे पक्का बताती। हाँ, पर विंग उसके ज़्यादा क्लोज था। विंग क्लोज था। तो कहते क्या हुआ? तो वांग जी बोलते कुछ नहीं। नेक्स्ट आते हैं, सब लोग वही बोलते हैं। विंग की जब एंट्री होती है, जैसे वो विंग एंट्री करता है, वांग जी एक नज़र विंग को देखता है, वो देखता ही रह जाता है, और जैसे उसमें खो ही गया हो। बड़ा विंग ना हो, छोटा वाला विंग जो 10 साल का था, उसका चेहरा उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और वो देखता ही रह जाता है विंग को। विंग जब आगे आता है, बोलता है आपने मुझे बुलाया था सर? वांग जी होश में ही नहीं था। फिर विंग ने बुला के आपने मुझे बुलाया था सर? तो वांग जी का ध्यान टूटता है, तो कहता हाँ बुलाया था, बैठो। कहता हाँ बोलिए। वांग जी बोलता है कि मैं और तुम दोस्त थे? तो कहता हाँ दोस्त थे। और विंग रूडली जवाब देता है कि हाँ दोस्त है। कहते कैसे दोस्त है? कहते कैसे मतलब दोस्त है? जैसे आप और जियांग चेन भाई हो? तो कहते हाँ, पर दोस्ती भी बहुत टाइप की होती है ना, कोई हेलो हाय जैसी होती है, कोई थोड़ी सी करीब होती है, कोई बहुत ज़्यादा करीब होती है। कहते नहीं, हम चैटिंग ग्रुप में भी हैं, हम नोट एक्सचेंज करते हैं, अगर मैं कभी नहीं जा पाया तो वो हमको देती थी, हम चारों पाँचों एक ही जैसे थे। विंग बोलता है और कुछ? तो कहते हैं नहीं और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। लड़की थी कहीं, ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? कहते हैं सर आप पुलिस ऑफिसर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे जो भी आए मुंह उठा के बोलते रहेंगे। तो कहते एक्सक्यूज़ मी, वांग जी ने बोला। तो कहते विंग बोलता है एक्सक्यूज़ मी सर, वही मैंने भी बोला कि जो आए मन में मुंह उठा के मत बोल दीजिए। आपके पास कोई सबूत है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है? तो कहते नहीं ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा तो बोला नहीं, बस पूछ रहा हूँ। तो कहते हैं वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, हम बस अच्छे दोस्त थे।
अच्छे दोस्त मीन्स अच्छे दोस्त। तो वांग जी बोलते हैं कि ऐसा क्यों लग रहा है कि मेम्या तुम्हें लाइक करते थे? कहते आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वैसे तो बहुत सारे लड़के हैं लड़कियां हैं कि देख के किसी न किसी को क्रश हो जाता है या फिर फ्लर्ट करते हैं, तो इसका क्या मतलब कि वो सामने वाला भी उससे करता हो? कहते वो करती हो मुझे नहीं मालूम, पर मैं नहीं करता। और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब सुन के वांग जी एकदम हैरान परेशान। कहता है ये वही छोटा सा लड़का है, ये कुछ ज़्यादा नहीं है, तूफान मेल हो गया है। तो कहते हैं हाँ ठीक है, पर इसके तह तक तो जाना पड़ेगा ना। कहते वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, और मैंने किडनैप नहीं किया है। तो वांग जी बोलते हैं ठीक है, अभी तुम जा सकते हो, पर ध्यान रखना अगर ऐसा लगे कि कोई तुम पे नज़र रख रहा है या फिर कोई तुमको फॉलो कर रहा है तो प्लीज़ कॉल मी। और ये रहा मेरा नंबर, पर्सनल है, और ये रहा ऑफिस का नंबर। और उसको सारे कार्ड थमाते हुए कहता है ठीक है, अब तुम जा सकते हो। और विंग वहाँ से निकल के बाहर डायरेक्ट अपने घर जाता है। जियांग चंग बोलता है विंग रुक तो सही है, तो कहता है मुझे नहीं रुकना है। और ये इतना बोल के वो चुप करके चला जाता है, और उसके दोस्त भी। तो वांग जी बोलते हैं जियांग चंग अपने कैबिन में जियांग चंग को बोलता है कि जियांग चंग ये केस कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा लग रहा है। कहते क्या मतलब? कहते नहीं, कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा लग रहा है। तुमको पता था वो लड़की जिसको मैं बचा नहीं पाया? कहते हाँ। कहते वो भी विंग के कॉलेज से जो हाई स्कूल लगता है ना, कॉलेज के जो हाई स्कूल लगता है उसमें पढ़ती थी। जियांग चंग बोलता है हाँ। कहता है पर विंग उससे मिला था, 2 से 3 बारी विंग उससे मिला था, और वो काफ़ी गरीब की घर की थी, तो विंग ने थोड़ा सा हेल्प भी किया था उसका। कहता हाँ, और ये मेम्या भी विंग से ही मिली है, विंग की फ्रेंड है। तो तुमको कुछ समझ में आ रहा है जियांग चंग की क्या चल रहा है? कहते हैं हाँ, आई थिंक जिस लड़की से विंग का कांटेक्ट है, ऐसा कुछ कहना चाहते हो वांग जी? कहते हाँ। तो वांग जी बोलते हैं कि जियांग चंग वांग जी कुछ सोच के बोलता है अच्छा ये बताओ कि विंग की सगाई कब है? कहते हैं कल ही तो है। और शादी? कहते शादी का डेट नहीं निकला है, सगाई में ही शादी का भी डेट निकल जाएगा। तो जियांग चंग बोलता है हाँ वांग जी, सगाई में तुमको आना है। वांग जी क्या सोच रहे हो? तो कहते कुछ नहीं सोच रहा हूँ मैं। कहते ठीक है, फिर मैं जाऊँ? कहते हाँ जा सकते हो। अब वांग जी को दिखाया जाता है उसके घर पे जो उसका मार्किंग बोर्ड था, जो उसने पूरा मार्क करके रखा हुआ था, उसमें से ज़्यादा उसने मेंग्याओ को टारगेट किया हुआ था। अब उसमें ऐड हुई थी मेम्या, और दूसरी ऐड थी वो लड़की जो मर गई, वो भी ऐड थी, और फिर मेम्या हुई। और मेम्या का कनेक्शन और उस लड़की का कनेक्शन डायरेक्ट विंग से दिखाया जा रहा है, और विंग का कनेक्शन मेंग्याओ से दिखाया जा रहा है। जिस हिसाब से उस बोर्ड को सेट किया हुआ था वांग जी ने, उस हिसाब से दिखाया जा रहा है। अब वांग जी के दिमाग में आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विंग ने मना कर दिया हो मेंग्याओ से शादी करने के लिए, तो मेंग्याओ का ईगो हर्ट हो गया हो, और जो उसके करीब है वो उसको किडनैप। पर ये आते ही वांग जी का दिमाग थोड़ा सा हिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेसमैन है, अभी बिजनेस में एंट्री की है उसने, 1-2 साल हुआ होगा, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि किडनैपिंग सिडनैपिंग तो माफिया लोगों का काम होता है, तो ये उसको शोभा नहीं देगा। तो क्या हो सकता है? और ये
जो लड़की मर गई उसका वो कोई रिच फैमिली से तो आती नहीं थी कि उसके काफ़ी लोग दुश्मन हो या फिर उसके फादर के जो दुश्मन हो कि उसको हार्म किया, ऐसा कुछ लगता नहीं है। बांगजी सोच ही रहा था और फिर कहता है इसका तो पता तब चलेगा जब भीम के घर पे जाएंगे। अब दिखाते हैं भीम के घर का सीन। सॉरी गाइस, आज के लिए बस इतना ही।